हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने हमारे ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन शुरू की थी। ठीक है, हमने ग्लाइकोल्स प्रिपेयर किए थे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4, कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। पिछले लेक्चर का लिंक मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर्स पहले वॉच कर लो। फिर कुछ टॉपिक्स बचे हैं थोड़े से ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन के। ग्लाइकोल मतलब डायोल्स। हम एक ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाकी हैं, वो कवर अप करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कि हम ग्लाइकोल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंदर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई बाय नेम रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन मेंस में या CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जब भी आप एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O हो, C डबल बॉन्ड O हो, और उसको आप रिएक्ट करा देते हो मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये थोड़ी सी याद करने वाली रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। होता क्या है, जो हमारा C डबल बॉन्ड O इस तरह से था, उसके आप दो मॉलिक्यूल्स ले लो। C डबल बॉन्ड O के आपने क्या ले लेने हैं, दो मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, और इन दोनों कार्बन्स के बीच एक बॉन्ड बना देना है। इन दोनों कार्बन्स के बीच एक बॉन्ड बना देना है, और दोनों डबल बॉन्ड O को O माइनस में कन्वर्ट कर दो। दोनों डबल बॉन्ड O को क्या कर दो, O माइनस में कन्वर्ट कर दो, और इन दोनों के साथ हमारी आयनिक अट्रैक्शंस होंगी किसकी, मैग्नीशियम प्लस 2 की। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस 2, O माइनस 1, O माइनस 1 मतलब टोटल चार्ज भी कैसा हो गया, -2, और -2 प्लस 2 एक दूसरे के साथ कैसे हैं, आयनिक अट्रैक्शंस में हैं। फिर इसके अंदर कोई भी एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दो जहां से हमें H प्लस मिल जाए, जैसे वाटर, तो होगा क्या, बेसिकली वो जो O माइनस 1 था वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। जो O माइनस 1 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा है, कार्बोनिल कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है। कार्बन कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड O को आपको कन्वर्ट करना है OH के अंदर, बाकी कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल्स कॉल्ड अ पिनाकोल obtained by the reductive coupling of each of the following ketone using magnesium in ether। ठीक है, देखो जो पहले वाला पार्ट है वो है हमारे पास CH3CO। CO मतलब C डबल बॉन्ड O, CH3। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लिख लो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब फाइनली प्रोडक्ट में क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन्स के बीच बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये दो कार्बन्स के बीच बॉन्ड बन गया, जो O था वो OH में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड O वाला जो ऑक्सीजन था, मतलब ये वाले, ये OH में कन्वर्ट हो गए हैं। ये पहला कार्बन था, इसके साथ दो CH3 लगे हुए, तो दो CH3 लगा दो। सिमिलरली ये सेकंड कार्बन था, इसके साथ भी दो CH3 आपको लगाने हैं। तो ये फाइनली आपको ग्लाइकोल मिलेगा। ग्लाइकोल मतलब 1,2 डायोल्स, मतलब एडजेसेंट कार्बन्स पे OH लगा हो, उसको हम ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोल हम किसको बोलते हैं, जब एडजेसेंट कार्बन्स पे OH लगा होता है। क्लियर हो गई बात? चलो सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट को रब कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो C6H5COCH3। तो सिंपल सा है, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3, और जो डबल बॉन्ड O था मैंने उसका OH बना दिया, और सेम ऐसी मिरर इमेज इसके सामने बना दो। सिंपल सा होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सिमेट्रिकली बनता है तो आप मिरर इमेज बना दो, पहले वाले को बना के उसकी मिरर इमेज बना दो हमेशा, क्योंकि दो आपने सेम मॉलिक्यूल्स लेने हैं इस रिएक्शन में। अब जैसे यहाँ पे C6H5CO था, मैंने उसका OH बना दिया, और दूसरी साइड भी क्या लगा हुआ है, C6H5। अब मुझे पता है सेम इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो बना देता हूँ इसकी मिरर इमेज, C6H5 एंड OH। तो ये कंपाउंड बनेगा फाइनली। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर और ये सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी रिएक्शन है, ऐसी कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग रिएक्शन नहीं है। डबल बॉन्ड O को आपने OH में कन्वर्ट करना है और कार्बोनिल कार्बन्स के बीच बॉन्ड बनाना है। क्लियर हो गई? ठीक है, चल
इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास ग्लाइकोल्स की, वो डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही मैंने उठाई हैं, सारी प्रॉपर्टीज हमने नहीं उठाई हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, इसके अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि अगर हम एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसके अंदर एक ही OH होता है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन एक ही OH के साथ होगी। अब ग्लाइकोल्स के अंदर या डायहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर कितने OH होते हैं? 2 OH होते हैं, तो इसके अंदर 2 OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किस में हुई? ग्लाइकोल्स के अंदर या डायोल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, इवन इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो यही हमारा पहला पॉइंट है। देखो, डायोल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड मच higher boiling and melting points as compared to monohydric alcohols of comparable molecular weight. This is due to two hydrogen bond formation. यहाँ पे रीजन जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जबकि मोनोहाइड्रिक के अंदर एक ही OH बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मोनोहाइड्रिक में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, डायहाइड्रिक में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हुए, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इथिलीन ग्लाइकोल को ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग एजेंट ये हमने कहां पढ़ा है? बिल्कुल सॉल्यूशंस के चैप्टर में पढ़ा है कि हम कार के जो रेडिएटर्स होते हैं उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल्स डाल देते हैं जब हम हिली एरियाज में जा रहे होते हैं, ताकि वो जो पानी होता है वो फ्रीज ना हो जाए। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलो, जो सेकंड पॉइंट है वो है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हमेशा याद रखना, जब 2 OH हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों OH इकट्ठे बाहर निकल जाते हैं जब एसिडिक नेचर शो करते हैं ना, एक एक करके OH बाहर जाता है। जो पहला OH बाहर जाता है, OH नहीं, जो पहला H बाहर जाता है, एसिडिक नेचर शो करना है, ठीक है, तो OH ने हाइड्रोजन को लूज करना है। तो जो पहला हाइड्रोजन बाहर जाएगा इस OH से, वो जल्दी बाहर जाता है एज कंपेयर टू द सेकंड हाइड्रोजन। क्यों? ऐसा क्यों है ये देखो, मैं कोई भी ऐसा करते हैं, R भी नहीं लगाते, हम नॉर्मल बॉन्डिंग शो कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई मेरा ग्लाइकोल था, मैंने इसका एसिडिक नेचर शो कर दिया। एसिडिक नेचर मतलब सोडियम से रिएक्ट करा दिया। सोडियम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसने O नेगेटिव बना दिया। O नेगेटिव के कारण बस मैंने एक आयनिक अट्रैक्शन शो करने के लिए यहाँ Na प्लस लगा दिए। ठीक है, तो पहली बार तो जब H बाहर जाएगा तो ये चीज बनेगी। अब ऑक्सीजन का जो -I ग्रुप है, जो -I इफेक्ट होता है इस ऑक्सीजन का, वो इसको स्टेबलाइज कर देगा। वो इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो जो पहला हाइड्रोजन है वो तो बड़ी आराम से बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो काफी हद तक स्टेबल है। उसको स्टेबल कौन कर रहा है? ऑक्सीजन का -I इफेक्ट। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज तो बेस की तरह बिहेव करती है, तो इसमें जो सेकेंड हाइड्रोजन होता है इसको बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, क्यों दिक्कत आती है ये देखते हैं। देखो, अब सेकेंड हाइड्रोजन तभी बाहर निकलेगा जब उसका प्रोडक्ट कैसा हो, स्टेबल हो। मान लो मैं इस सेकेंड हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं। जब मैं सेकेंड हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास सेकेंड ऑक्सीजन पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इस नेगेटिव चार्ज को ये वाला ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव चार्ज नया बना, क्या इसको ये ऑक्सीजन स्टेबल करेगा? नहीं, क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा कैसे होती हैं, +I। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा कैसी होती हैं, +I होती हैं। तो ये तो +I इफेक्ट से उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। पहले वो बेचारा नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। दोबारा से समझो, देखो, जब मैंने पहला हाइड्रोजन निकाला तो मुझे एक नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट मिला। ठीक है, उसको जो मेरा दूसरा ऑक्सीजन पड़ा था उसने स्टेबल किया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का -I इफेक्ट लगा। ऑक्सीजन ने कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे दे दो, आप स्टेबल हो जाओ। तो स्टेबल हो गया, मतलब पहला हाइड्रोजन बड़े आराम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब पहले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो सेकंड हाइड्रोजन की रिमूवेबिलिटी है वो थोड़ी सी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैंने इसका प्रोडक्ट बना के देखा कि भी चलो सेकंड हाइड्रोजन को जब मैं बाहर निकालता हूं तो जो नया O नेगेटिव मिलता है उसको तो अनस्टेबल कर दिया। अनस्टेबल क्यों करा? क्योंकि जो पहले O- बन चुका था
वो कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्यों प्लस आई शो करता है? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमेशा कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होती हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसने प्लस आई शो करके तो उसको अनस्टेबल कर दिया, मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल है, तो मतलब इस हाइड्रोजन का बाहर निकलना कंपैरेटिवली मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने क्या लिखना है कि जो पहला हाइड्रोजन है वो एसिडिक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो, ऊपर वाला नीचे वाला, उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो पहले हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और दूसरे हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 160 डिग्री। तो खुद पता चल रहा है कि सेकंड हाइड्रोजन का बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगले जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है डिहाइड्रेशन। ये भी हमने पहले पढ़ी हुई है, बस आपको कुछ गो थ्रू कुछ पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, देखो जब ग्लाइकोज में जो दो OH हैं वो सेम साइड पे होते हैं और उसको हम हीट कर दें, हीट कर देंगे तो क्या होगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर कैसे निकलेगा? OH यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और इस तरह की रिंग बन जाएगी। ठीक है, जब दो OH सेम साइड पे होते हैं। लेकिन अगर दोनों OH ऑपोजिट साइड पे हुए, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तब तो रिंग नहीं बन सकती। रिंग तभी बन सकती है जब सेम साइड पे OH हो। ठीक है, रिंग नहीं बन सकती तो क्या हो गया? वाटर तो बाहर निकल सकता है। वाटर कैसे बाहर निकलेगा? देखो OH ऊपर वाला ले लेता हूं और H नीचे वाला ले लेता हूं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिहाइड्रेशन। और फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिंग नहीं बनी तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये इनोल फॉर्म बन गई। ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया? इनोल। इनोल कैसे बना? पहले तो देखो डबल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या लगा हुआ है? OH, तो इन प्लस ओल, एल्कोहल वाला ओल, तो इनोल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म कम स्टेबल होती है और ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में कोई चीज कैसे कन्वर्ट होती है? देखो अगर ये इनोल है तो इसका कीटो फॉर्म कैसे बनाते थे? CH2 डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसी तो बनाते थे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको उठा के हम इस कार्बन से लगा देते हैं, डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देते थे, तो फटाफट वो किस में कन्वर्ट हो गया? अपना कीटो फॉर्म में, और एक स्टेबल प्रोडक्ट को जनरेट कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे मैंने शुरू से ही एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया, तो वो थोड़ा सा देख लेना, रब कर देना। ठीक है, यहाँ पे CH आएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर दो OH ऑपोजिट साइड्स पे हैं, दो OH ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो क्या हो गया? वाटर ने तो बाहर जाना ही था, तो एक एल्कीन बन गया। एल्कीन जैसी बना, मैंने देखा कि ये तो मेरी इनोल फॉर्म बन गई, मैंने उसको फटाफट किस में कन्वर्ट कर दिया? अपना कीटो फॉर्म में, जो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब यही रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराऊं, देखो अभी तक मैंने कंसंट H2SO4 नहीं यूज किया, या तो हीट यूज किया या ZnCl2 वगैरह यूज किया। जैसे ही मैं H2SO4 की प्रेजेंस में कराता हूं तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर बाहर निकलता है और क्या बन जाता है? डाइऑक्सिन। ठीक है, OH यहां से, एक H यहां से, तो ये ऑक्सीजन जोड़ देगा कार्बन के साथ। सिमिलरली यहाँ पे OH यहाँ पे, H यहाँ से, H2O बाहर, ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ, तो बन गई डाइऑक्सिन रिंग। क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा टॉपिक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। बाकी कुछ एक दो रिएक्शंस और पेंडिंग है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है।